हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे वायरल हिट के पार्ट 27 के बारे में। और पिछली वीडियो में हमने देखा था हॉबिन लोगों की ट्रबल शूटर टीम को एक मिशन मिलता है जिसमें उन्हें एक घर से भागी हुई लड़की को ढूंढना है। वो लड़की घर से भागने के बाद एक रनवे फेम में रहने लगी थी, यानी कि बेघर लोगों का अड्डा। इसलिए टेहुन भी अपने बालों का कलर चेंज करके वहाँ पे ऐसे चला जाता है जैसे वो भी घर से भागा हुआ है। और वहाँ जाके कुछ लोगों का कुत्ता बना के उसे पता चलता है उस लड़की को जिसको वो ढूंढ रहा है उसको बेच दिया गया है एक गैंग को। और बिल्कुल उसी लड़की की तरह और भी काफी सारे रनवे फेम्स के बच्चों को ऐसे ही बेचा गया है उस गैंग को, जिनमें से एक टेहुन की दीवानी यूना पार्क भी होती है, जो टेहुन से उसी रनवे फेम में मिली थी जहाँ पे टेहुन गया था अपने बाल का कलर चेंज करके। जैसे टेहुन को जिस लड़की को सबसे पहले बचाना था और बाकी के लोगों को भी बचाने के लिए टेहुन उन गैंग्स के बंदों की तलाश करने लग जाता है और उसे उन गैंग्स का वो किडनैपिंग पॉइंट भी मिल जाता है जहाँ पे कुछ बच्चों को पहले से किडनैप करके रखा गया है। और जल्दी ही सारे बच्चों को भेजा जाने वाला है कटम कटाई के लिए, यानी कि उनके बॉडी पार्ट्स निकाल दिए जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ काम करने का जो जिम्मा जिस गैंगस्टर के ऊपर होता है, यानी कि चॉलहुन, जो मुझे एक यूट्यूबर की तरह लगता है। आई मीन सिर्फ शकल से देखने में। वैसे चॉलहुन की हरकतें तो बहुत खराब है। ये चॉलहुन सोचता है जितने भी लोगों को कटम कटाई कराने के लिए भेजना है क्यों ना उससे पहले कुछ मजे करे जाए, इसलिए अपनी पैंट नीचे कर देता है एक लड़की के सामने। लेकिन इससे पहले कि ये अपना प्रोग्राम शुरू कर पाता जहाँ पे ये मौजूद है, उस जगह की खिड़की के बाहर टेहुन आ जाता है और कहता है, हे यूना, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? अभी टेहुन के साथ यहाँ पे मिन चॉन्जू और शूरियन भी आई होती है, यानी कि उसके रनवे फेम की मदर। ये लोग यूना को ही ढूंढ रही हैं, इसलिए टेहुन को कहती हैं, क्या यूना अंदर है? टेहुन धोखेबाज मिन चॉन्जू से कहता है, तुझे यकीन है ना, तुझे भी किडनैप करके यहीं पे लाया गया था। ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि यूना पार्क अंदर है। टेहुन इन दोनों को कहता है, तुम दोनों अब यहाँ से जाओ, तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं, आगे मैं देख लूंगा। और ये कहते हुए उठा लेता है एक रॉड, जिसका साफ मतलब है अब इसने सबका कुत्ता बनाने का सोच लिया है। वैसे यहाँ पे सब गैंगस्टर्स मौजूद है ही नहीं, सिर्फ चॉलहुन के अलावा। लेकिन शूरियन जाने से मना कर रही होती है, कहती है मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन टेहुन कहता है, तुम लोग बस मेरे रास्ते में आओगे, इसलिए कट लो यहाँ से। ये सारी चीजें सुन के सूर्यन अपने मन में कहती है, क्या ये वही करने की सोच रहा है जो मैं सोच रही हूँ? क्या ये अकेला वहाँ अंदर जाएगा ताकि हम लोगों को कोई खतरा न आए? क्या इसे हमारी चिंता है? इसके बाद हम देखते हैं अंदर का सीन जहाँ पे रनवे फेम के लोगों को किडनैप करके रखा गया है। चॉलहुन ने भी टेहुन की विंडो से आवाज सुन ली थी, इसलिए चुपचाप से अपनी पैंट ऊपर कर लेता है और खुद से कहता है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? यानी कि यूना पार्क की इज्जत इस दरिंदे से बच चुकी है। लेकिन अचानक से ही जहाँ पे ये लोग मौजूद हैं उस जगह का कांच टूट जाता है। ये देख के चॉलहुन कहता है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? आखिर ये किसने करा? कितनी अजीब बात है, ये कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे लोग ऐसे ही मुंह उठा के चले आए। ये कहते हुए चॉलहुन अपनी कमर के पीछे से एक कुल्हाड़ी निकालता है, लेकिन टेहुन चॉलहुन के पीछे से आके उसके एक रॉड बजा के उसको बेहोश कर देता है। ये बंदा सिर्फ एक ही रॉड में ढेर हो चुका है, इसलिए टेहुन कहता है, जरूर ये साला इस गैंग का कोई लो लेवल का बंदा होगा। लेकिन चॉलहुन द माक्रू गैंग का कोई लो लेवल का बंदा नहीं था। खैर इसके बाद टेहुन यूना के मुँह से टेप हटाता है और यूना कहती है, टेहुन, ओह माय गॉड, तुम यहाँ पे आ गए, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। क्या तुम यहाँ पे मुझे बचाने के लिए आए हो? पर टेहुन वापस से उसके मुंह पे टेप लगा के इसको चुप करवा देता है और कहता है, चुप कर और मेरी बात सुन। मैं तुम सबको यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन इसकी एक कंडीशन है। तुम्हें मुझे वो सब कुछ बताना होगा जो तुम लोगों ने यहाँ पे देखा और सुना है। तुम्हें एक भी बात मुझसे छुपानी नहीं है, मुझे सब कुछ जानना है। दरअसल टेहुन इन लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके गैंगस्टर्स के मेन हेडक्वार्टर में अटैक करना चाहता है, इसलिए इन्फॉर्मेशन ले रहा है। एक बंदा जिसके मुंह पे टेप लगा हुआ है वो कुछ बोलने की कोशिश करता है पर बोल नहीं पाता। टेहुन उसके मुंह से टेप हटा के कहता है, अबे साले, तुझे कुछ पता था तो इतनी देर से चुप क्यों था? चल अब मुझे सब कुछ बता और सब कुछ जल्दी बताइयो। ये बंदा बताता है, सुबह होने से पहले ये लोग हम सबको एक कसाई के पास भेजने वाले हैं। इन सबको एक ट्रक में डाला जाएगा और कटवाने के लिए भेज दिया जाएगा। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेके गैंगस्टर्स लोगों का आगे चल के पैसों का काफी ज्यादा बड़ा लेन देन भी होने वाला है, इसलिए यहाँ पे एक बैग पड़ा है जिसमें काफी सारे पैसे पड़े हैं। लड़का टेहुन को सब कुछ बता देता है और कहता है, प्लीज हम सबको बचा लो। लेकिन टेहुन वापस से उसके मुंह पे टेप लगा देता है और खुद से कहता है, मुझे लगता है अब मेरे पास एक आइडिया है कि मुझे अब आगे क्या करना है, लेकिन मैं इन सारे कैदियों का क्या करूं? हाँ ठीक है, मैंने अपना मन बना लिया है कि इनके साथ क्या करना है। वैसे टेहुन इन सबको बचाना तो चाहता है, लेकिन कुछ देर के लिए इन सबकी नजरों में एक बुरा इंसान बनने वाला है, क्योंकि वो अभी इन्हें नहीं बचाएगा। और अपने मन में कहता है, मुझे नहीं लगता अभी अगर मैं इन लोगों को जाने दूंगा तो ये एक अच्छा आइडिया होगा। लगता है मुझे कुछ देर के लिए एक बुरा इंसान बनना होगा। अब टेहुन क्या चाल चलने वाला है कुछ ही मिनट्स में हमें पता चल जाएगा। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं उस गाड़ी का सीन
जिसमें सारे कैदियों को कटवाने के लिए लेके जाना है। कैदियों को ले जाने का टाइम हो चुका है, लेकिन चॉलहुन अब तक कैदियों को लेके यहाँ पे नहीं पहुंचा और वो इन गाड़ी वाले गैंगस्टर्स का कॉल भी नहीं उठा रहा है। ऑब्वियसली इसलिए कॉल नहीं उठा रहा क्योंकि टेहुन ने उसको जमीन में सुला रखा था कुछ देर के लिए। लेकिन कुछ देर बाद जब चॉलहुन की आंखें खुलती है तो वो खुद से पूछता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा था और उसको बेहोश किसने करा। इतने में ही उसे गाड़ी वाले गैंगस्टर्स का दोबारा से कॉल आ जाता है और उसे याद आता है ये तो सारे कैदियों को उन तक पहुँचाने का वक्त था। इसलिए फटाफट से चेक करता है कहीं कोई कैदी भाग तो नहीं गया। लेकिन चॉलहुन ये देख के थोड़ी सी राहत की सांस लेता है, कोई भी कैदी भागा नहीं है और गाड़ी वाले गैंगस्टर्स को कहता है हाँ जिंटे, माफ करना तुम्हें वेट करवाने के लिए। हाँ यहाँ पे सब कुछ ठीक है, चिंता वाली कोई बात नहीं। जिंटे नाम का गैंगस्टर चॉलहुन को कहता है हमारी सारी डिलीवरीज पूरी हो गई है, बस तेरी तरफ से नहीं हुई। ऐसे जल्दी से सारे के सारे माल को नीचे लेके आ, हमें गाड़ी में लोड करके उनको लेके जाना है। लेकिन चॉलहुन के मन में तो अब भी ये चल रहा है जिसने उसके ऊपर हमला करा था वो यहाँ पे लेने क्या आया था। और अचानक से उसकी नजर पड़ती है यहाँ पे जो पैसों का बैग था वो गायब है। दूसरी तरफ से कॉल पे लगातार पूछे जाया जा रहा होता है भाई तू ठीक तो है ना, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा। चॉलहुन कहता है नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, मैं आ रहा हूँ नीचे। चॉलहुन समझ चुका है जिसने भी चॉलहुन को मारा था वो यहाँ पे इन कैदियों के लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए आया था। खैर इसके बाद सारे कैदियों को गाड़ी में लोड करने का वक्त आ चुका होता है और जिंटे अपने साथ के गैंगस्टर को कुछ नोट पकड़ाते हुए कहता है उन लोगों को खर्चा पानी दे दियो जहाँ पे इन बच्चों को लेके जाया जा रहा है और वो लोग और ज्यादा पैसे मांगे तो मुझे बता दियो। चॉलहुन को यहाँ पे कुछ काम है इसलिए वो इन लोगों के साथ नहीं आता, इसलिए कहता है कि सारा काम ठीक से होना चाहिए, सब कुछ सही से करना। सारे कैदियों को गाड़ी में डाल दिया जाता है और यूना रोते हुए अपने मन में कहती है शिट शिट शिट, मुझे यकीन नहीं होता टेहुन ने वो पैसों को चुना हमारी जिंदगी को छोड़ के। आखिर वो ऐसे पैसों को लेके यहाँ से कैसे जा सकता है, उसे हमें बचाना चाहिए था। क्या मेरा अंत ऐसे ही लिखा है, क्या मैं यहाँ मर जाऊंगी। बट हम देखते हैं यहाँ गाड़ी के अंदर टेहुन और रनवे फेम की मॉम शूरियन भी मौजूद होती है। शायद वो लोग गैंगस्टर्स को चकमा देके यहाँ अंदर आ चुके हैं और शूरियन अपने मुंह से टेप हटाते हुए यूना को कहती है यूना रोना बंद करो, तुम्हारी मॉम यहाँ पे आ चुकी है और तेरा डैड भी यहाँ पे आ चुका है। यूना को समझ नहीं आता आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है क्योंकि टेहुन तो भाग गया था ना। और यही चीज को समझने के लिए हमें दिखाया जाता है एक पुराना सीन। टेहुन जब वो बैग लेके भागा था तो उसके बाद डायरेक्ट जाता है बाथरूम। वहाँ पे वो सारे के सारे पैसों को किसी तरीके से तो ठिकाने लगाता है। हमें नहीं पता उसने उस पैसों के साथ क्या करा, लेकिन अब बैग खाली है और शूरियन को तो वॉशरूम जाने की आदत है ही, इसलिए वो भी टेहुन को यहाँ पे मिल जाती है। टेहुन शूरियन से कहता है आखिर तू यहाँ पे क्या कर रही है, आखिर तुम इतना चिंता में क्यों हो। मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मुझे बच्चों की चिंता है, लेकिन आखिर तुम यहाँ बाथरूम में क्या कर रहे हो। वो मैं यहाँ पे अपने हाथ धोने आया था। क्या इतने जरूरी मिशन के बीच में तुम हाथ धोने आए थे। हाँ मुझे जर्म से बहुत ज्यादा दिक्कत है, इसलिए मैं टाइम टाइम पे अपने हाथ धोते रहता हूँ। इसके बाद जब ये लोग वॉशरूम से बाहर आते हैं तो शूरियन देखती है जमीन में वो गैंगस्टर पड़ा है जिसने सबको किडनैप करवाया था। इसलिए देखते ही साथ उसके लात बजाने वाली होती है, लेकिन टेहुन कहता है मत मार उसके लात, उसको होश में मत लेके आ भी। शूरियन कहती है यूना कहाँ है, चलो जल्दी से उसे लेके यहाँ से चलते हैं और इस जगह के बारे में पुलिस को बता देते हैं। नहीं अभी हम चीजों को थोड़ी देर ऐसे ही चलने देंगे, मुझे अब तक वो लड़की नहीं मिली है और एक बंधे हुए लड़के ने मुझे बताया सारे कैदियों को सुबह होने से पहले किसी और जगह लेके जाया जा रहा है। अगर हम अभी पुलिस को कॉल करके यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन्हें बचा लेते हैं तो यहाँ पे जो हो रहा है वो तो रुक जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से सब कुछ नहीं रुकेगा। इसलिए ये गैंगस्टर हरामजादे जो कुछ कर रहे हैं अभी हमें उन्हें करने देना है। मैं जानबूझ के खुद को ऐसा दिखाऊंगा जैसे मैं भी एक कैदी हूँ और ट्रक में सारे बच्चों के साथ चला जाऊंगा। क्या पता मुझे वहाँ पे वो लड़की मिल जाए जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। शूरियन सोच रही होती है आखिर वो लड़की इसके लिए इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है, लेकिन टेहुन को कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ पे टेहुन शूरियन को कहता है सारे लोगों को आजाद कर दे। शूरियन कहती है तू भी तो कर, लेकिन टेहुन ऐसे मस्त करके यहाँ पे बैठा होता है जैसे घर में टीवी देख रहा है और कहता है हमारे पास सिर्फ एक ही चाकू है, इसलिए तू ही सब कुछ करेगी। इसके बाद टेहुन अपनी जगह पे उठता है और शूरियन को कहता है अब तू यहाँ से सारे कैदियों को लेके किसी सेफ जगह पे जा, अब तुम्हारा यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं है, यहाँ से आगे मैं संभाल लूंगा। लेकिन टेहुन देखता है एक कैदी के हाथ पहले से खुले हुए हैं। टेहुन उससे कहता है आखिर तूने खुद से अपने हाथ कैसे खोले, और हमें दिखाया जाता है जिस बंदे ने खुद से अपने हाथ खोले हुए हैं वो और कोई नहीं बल्कि जोशुआ है, यानी कि क्रैम स्कूल का खतरनाक स्पेशल स्टूडेंट। और ये भी बिल्कुल यहाँ पे टेहुन की तरह ही आया है और कहता है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, किसी और के दिमाग में भी वही आइडिया चल रहा था जो मेरे दिमाग में चल रहा था। टेहुन ने जोशुआ को पहले हॉबिन के साथ देखा था, इसलिए अभी इसके बाल पकड़ के कहता है अबे ओए तू तो वही है ना जिसको मैंने उस दिन देखा था। जोशुआ के मन में भी ये सवाल होता है आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन भले ही ये लोग यहाँ पे कुछ भी कर रहे हो अभी दोनों में से कोई भी पकड़ा नहीं जाना चाहता। इसलिए जोशुआ टेहुन को कहता है आखिर तू ये क्या कर रहा है, मैं जानता हूँ तू भी यहाँ पे चीजों को खराब नहीं करना चाहता। इसके बाद हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जोशुआ हेशु शियो से बात कर रहा था। यहीं पे हमें पता चलता है जोशुआ भी बिल्कुल टेहुन की तरह एक रनवे फेम में गया था और वहाँ से उसने सारी जानकारी निकाली और फिर इस गैंग तक पहुँचा और ऐसे अपना आप को इस ट्रक के अंदर
अंदर डाल दिया ताकि खुद और ज्यादा डीपली पता लगा सके कि इस गैंग के अंदर चल क्या रहा है। यही सब उसने हेशु के साथ बात करके डिसाइड करा था, लेकिन उसने हेशु से बात करते हुए ये भी पूछा था, जब मैं उस गैंग की अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर दूंगा उसके बाद उस बंदे का आगे क्या प्लान है। जोशुआ, आखिर तू किसकी बात कर रहा है? मैं बात कर रहा हूँ हमारे बॉस जिन्हो ली की। मुझे एक रफ आइडिया चाहिए कि जिन्हो ली चाहता क्या है ताकि उस हिसाब से मैं चीजों को कर सकूं। हेशु क्लियरली तो नहीं बताता कि जिन्हो चाहता क्या है, लेकिन इशारों में ये जरूर बोलता है अगर आगे चल के किसी को बहुत बड़ा काम करना है तो वो जल्दी इसको करने की कोशिश करेगा। यानी कि जिन्हो उस ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग को अपने अंडर में लेना चाहता है, लेकिन उससे पहले जोशुआ उस गैंग की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं और कैदियों की गाड़ी उस जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे सबको कटवाना है। ये कैदी लोग खाने पीने की बातें करते हुए दरवाजा खोलते हैं गाड़ी का, लेकिन दरवाजा खोलते ही टेहुन एक के मुंह पे लात मार के उसको पीछे फेंक देता है और कहता है, तुम्हारी ये खाने पीने की बातें मेरा दिमाग खराब कर रही है, वैसे भी गाड़ी में मुझे अच्छा नहीं लगता। जोशुआ कहता है, हाँ मेरा भी यही सीन है, चला इन सबको निपटाते हैं, उसके बाद हम बिजनेस की बात करेंगे जैसा कि हमने पहले ही तय कर लिया है। लेकिन टेहुन को इससे कोई सौदा वौदा नहीं करना, इसलिए जोशुआ को कहता है, आखिर तू ये क्या बक रहा है, चला एक शर्त लगाते हैं, देखते हैं हम दोनों में से यहाँ पे ज्यादा बंदे बेहोश कौन करेगा, हम दोनों में से जो भी जीतेगा यहाँ पे उसी की मानी जाएगी। साथ ही में टेहुन अपने मन में कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये यहाँ पे क्यों आया, लेकिन इसके यहाँ पे आने से मेरा काम आसान हो जाएगा। टेहुन और जोशुआ के सामने अभी काफी सारे बंदे खड़े होते हैं और इनमें से ज्यादा बंदे कौन पेलेगा ये बात सुन के जोशुआ काफी ज्यादा जोश में होता है, बट टेहुन उसका जोश थोड़ा सा ठंडा करते हुए कहता है, रुक जा, पहले सारे बच्चों को यहाँ से भागने दे। जोशुआ कहता है, अरे बच्चे गए भाड़ में, वो यहाँ से भागे या फिर मर जाए हमें क्या। टेहुन कहता है, उनके यहाँ पे होने की वजह से हमने कितने बंदों को हराया है ये काउंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। टेहुन गाड़ी में शोरियन और बाकी लोगों को कहता है, निकलो यहाँ से, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो। शोरियन कहती है, जितना सोचा था यहाँ पे तो उससे भी ज्यादा लोग हैं। लेकिन गैंगस्टर्स भागते हुए इन लोगों की तरफ आते हैं और कहते हैं, यहाँ से कोई कहीं नहीं जा रहा। लेकिन जोशुआ ने बंदे पेलने स्टार्ट कर दिए हैं और पहले बंदे के मुंह पे मुक्का मार के कहता है, ऑलराइट, तो ये गया पहला। ओए टेहुन, अपने बंदे तो खुद काउंट कर लियो। बाकी ये कुछ गैंगस्टर्स खड़े होकर आपस में बात कर रहे होते हैं, आखिर ये बच्चे है कौन और यहाँ पे आए क्यों। ये खुद से आइडिया लगाते हैं, शायद ये इनके सामान को चुराने आए हैं और सामान से यहाँ पे मतलब है कैदियों से, और अगर एक भी कैदी भाग गया तो माकरू गैंग का लीडर माकरू गैंग के इन बंदों को छोड़ेगा नहीं। इसी सोच के साथ सारे कैदी रश कर देते हैं टेहुन और जोशुआ के ऊपर। गैंगस्टर्स को लगा था ये सिर्फ 2 बच्चे हैं, इनको आराम से पेल देंगे, लेकिन टेहुन और जोशुआ उल्टा इन लोगों को ही काफी बढ़िया करके पेल रहे होते हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात है, ये लोग सारी तरफ से गैंगस्टर्स से घिरे हुए हैं, इसलिए जोशुआ कहता है, ओए ऐसे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर ये हमें इस तरीके से घेरते रहेंगे हम लोग इनके बीच में फंस के रह जाएंगे। इसलिए टेहुन जंप करके एक खतरनाक सी लात गैंगस्टर्स के बजाता है और सिर्फ एक लात में ही 3-4 बंदों को हवा में उड़ा के रास्ता बना देता है जिस रास्ते से कैदियों को भगाया जा सकता है। ये खतरनाक सी लात मार के टेहुन कहता है, अगर ऐसी बात है तो हमें खुद का रास्ता बनाना होगा। जोशुआ और बाकी के गैंगस्टर्स ये देख के हैरान होते हैं कि इस एक बंदे ने एक ही लात से इतने बंदे उड़ा दिए। कुछ गैंगस्टर्स तो टेहुन की तारीफ भी कर रहे होते हैं, लेकिन पीछे से आवाज आती है, अबे साले खड़ा होकर उसकी तारीफ क्या कर रहा है, मार साले को। लेकिन शोरियन एक अलग ही किस्म की जो बीमारी है टेहुन के पास आके कहती है, टेहुन हम लोग तो यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन तुम्हारा क्या होगा, ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, मुझे लगता है मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पे रुकना चाहिए। टेहुन इसे बोलता भी है, तेरे रुकने से क्या हो जाएगा, तू किसी काम की नहीं है। लेकिन ये फिर भी बके जा रही होती है, मैं तुम्हें अकेले यहाँ पे इनसे फाइट करने के लिए नहीं छोड़ सकती। इतने में एक गैंगस्टर एक रॉड से शोरियन का सर बस फोड़ने ही वाला होता है, लेकिन टेहुन उसको बचा लेता है और गैंगस्टर के पेट में एक लात मार के शोरियन को कहता है, ये सच में दिमाग खराब करने वाली चीज है, तूने देखा ना, इस तरफ चुपचाप से यहाँ से दफा हो जा, तू मेरे रास्ते में आ रही है। इतना सब सुन के शोरियन यहाँ से जाने तो लगती है, लेकिन अपने मन में कहती है, टेहुन शियोंग प्लीज खुद को चोट मत पहुँचने देना। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं एक दूसरी जगह का सीन जो समुद्र के किनारे है। ये जगह से बिल्कुल गैंगस्टर्स वाली वाइब आ रही है, जैसे यहाँ पे गैंगस्टर्स की मीटिंग होती होगी, और सच में भी अभी यहाँ पे यही हो रहा होता है। जिस गैंग से टेहुन लोग लड़ रहे हैं उस गैंग का लीडर मिस्टर मा यहाँ पे आया होता है बाकी के कुछ गैंगस्टर्स से मीटिंग करने जो किसी और गैंग के हैं। हम ये बाकी की गैंग को ये समझ सकते हैं कि मिस्टर मा की गैंग इनको ही ऑर्गन्स बेचती होगी लोगों के। ये लोग मिस्टर मा का यहाँ पे स्वागत करते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा इस मोटे का नाम मिस्टर मा क्यों है, मिस्टर बाप होना चाहिए था। मिस्टर मा के सामने वाला गैंगस्टर उसको कहता है, मिस्टर मा भले ही आप ऐसा दिखाते हो, आप हर चीज को काफी ज्यादा सोच समझ के करते हो, लेकिन अब इतने भी कुछ खास नहीं, मारो रे साले को। इसका ये कहते ही एक बंदा मिस्टर मा के पेट में चाकू डाल देता है, लेकिन मिस्टर मा इतना ज्यादा मोटा है, उसके शरीर में इतना ज्यादा फैट है कि मिस्टर मा को इस चाकू से कोई खास
असर नहीं होता। लेकिन सामने वाले गैंगस्टर्स को तो लगता है मिस्टर मा मर गया, इसलिए कहते हैं इसीलिए तुम जैसे लोग काफी इजी टारगेट होते हो। तुम लोग अपने लालच में इतने ज्यादा अंधे हो जाते हो कि तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं। इसलिए जब तुम किसी और कंट्री में हो तो तुम्हें काफी ज्यादा संभल के रहना चाहिए। अब तुम मरने वाले हो और अपना सब कुछ खो दोगे। लेकिन मिस्टर मा भी एक अलग ही लेवल का बंदा है। वो अचानक से एक बंदे का मुंह पकड़ के उसको जमीन में पटक देता है और कहता है, तूने कहा मेरे अंदर बहुत लालच है, लेकिन मैंने तुझ जैसे काफी नमूने देखे हैं। हरामजादे, तू मुझे काफी हल्के में ले रहा था। तुझे पता भी है मैं इतने लंबे समय से कैसे सरवाइव करता हुआ आ रहा हूँ। मिस्टर मा अपने पेट में लगे हुए चाकू को बाहर निकाल के चाटते हुए कहता है, मैं अब तक सरवाइव करता हुआ आया हूँ क्योंकि जिस किसी ने भी मेरी इंसल्ट करी, जो भी मेरे रास्ते में आया, मैंने सबको मार दिया। और इसके सामने वाला गैंगस्टर इसी सस्पेंस में रह जाता है, आखिर इसको चाकू से कुछ हुआ क्यों नहीं। और उसका सवाल भी उसकी मौत के साथ इस दुनिया से चला जाता है, क्योंकि मिस्टर मा, जिसका पूरा नाम ग्योंग चोल मा है, वो उड़ा उड़ा के सबको बहुत ही बुरी तरीके से पिलता है। जिसमें मिस्टर मा के भी कुछ चाकू लगे होते हैं, लेकिन उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मिस्टर मा के यहाँ पे और भी बंदे होते हैं जिन्होंने बाकी के गैंगस्टर्स को पेल के रखा होता है, जो मिस्टर मा पे हमला कर रहे थे। वो मिस्टर मा से पूछते हैं आखिर इन लोगों का करना क्या है। मिस्टर मा, जो एक नंबर का दरिंदा है, कहता है मार दो सालों को और जितने भी यहाँ पे बचते हैं उनको सुअर को खिला देंगे हम। वैसे भी इस मिस्टर मा को सुअर पालने का काफी ज्यादा शौक है, शायद सुअरों को देख के इसको अपने भाई नजर आते हैं। इसके बाद हम उस अड्डे को देखते हैं जहाँ पे टेहुन लोगों की फाइट चल रही है। वहाँ से एक बंदा मिस्टर मा को कॉल करके कहता है, बॉस क्या आप यहाँ आ रहे हो? हम लोग मुसीबत में पड़ चुके हैं। शैंग जिन, चिल्लाना बंद कर और आराम से बता आखिर बात क्या है। बॉस, वो दरअसल हमें आपकी यहाँ पे जरूरत है। वैसे शायद मिस्टर मा ने उस गैंगस्टर को मारा नहीं जो उसको मारना चाह रहा था, क्योंकि वो तो पीछे बंधा पड़ा है। फिर मिस्टर मा का बंदा उसे कॉल पे बताता है हमारा आज का सारा सामान भाग गया है। दरअसल हमारे सामान के बीच दो लोग छुप के हमारे अड्डे में आ गए और अब हमारे लोगों का बहुत ही गंदी तरीके से कुत्ता बना रहे हैं। वो लोग भले ही टीनेजर्स लग रहे हैं, लेकिन उनको हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि वो काफी स्ट्रॉन्ग है। बॉस, हमने अपने नंबर्स का फायदा उठा के उनको मारने की कोशिश करी, लेकिन वो भी काम नहीं आया। ऐसे में अगर यहाँ पे पुलिस आ गई तो हमारी तो वाट लग जाएगी। मिस्टर मा का ड्राइवर मिस्टर मा को कहता है क्या मुझे गाड़ी की स्पीड बढ़ानी चाहिए ताकि हम जल्दी वहाँ पे पहुँच जाएं। मिस्टर मा कहता है अगर हम अपनी टॉप स्पीड में भी वहाँ पे जाएं तो हमें वहाँ पे पहुँचने में 2 घंटे लग जाएंगे। शैंग जिन, जब तक मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ तब तक तुम लोगों का सिर्फ एक ही काम है, तुम्हें हर कीमत में हमारे वेयर हाउस को उन लोगों से बचाना है। उसके अंदर जो सामान पड़ा है हमें अगली डील में उनकी जरूरत होगी। और सच में वेयर हाउस के अंदर काफी सामान पड़ा होता है, यानी कि काफी सारे लोग पड़े होते हैं, जिसमें से एक लड़की वो भी होती है जिसे टेहुन ढूंढ रहा है। और वो लड़की खुद से कहती है आखिर ये आवाज कैसी, ऐसा लग रहा है बाहर कुछ चल रहा है। ऑब्वियसली इसे बाहर से लड़ाई की आवाज आ रही है और इस लड़की का नाम है डो योन पार्क। इसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे जोशुआ अब तक 7 बंदों को लेटा चुका है और 8वें बंदे के मुक्का मारते हुए कहता है यह है मेरा 8वां बंदा। लेकिन टेहुन अचानक से जोशुआ से इसको छीन लेता है और उस बंदे के मुंह पे लात मार के कहता है और मेरे हो गए 9 पूरे। जोशुआ कहता है वो लगभग मेरा होने वाला था, लेकिन एंड मोमेंट में तू आ गया। पर जोशुआ को ये भी याद है टेहुन की हल्की सी फाइट हेशुशियो के साथ भी हुई थी, इसलिए जोशुआ अपने मन में कहता है टेहुन शियोंग ये कोई मामूली फाइटर नहीं है। टेहुन जोशुआ को कहता है तू भी चाहे तो कितने भी बंदों को मार सकता है, मैंने तुझे रोका नहीं। टेहुन लोग जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं उनके सामने 2 बंदे खड़े हैं। ये लोग देखने में काफी ताकतवर लग रहे होते हैं क्योंकि ये मार्क क्रू के खास बंदे होते हैं। एक का निकनेम है ब्लैक बियर, दूसरे का है व्हाइट बियर, और यही दोनों वेयर हाउस की रक्षा कर रहे हैं। जोशुआ अपने हाथ में एक चेन पकड़ के कहता है टेहुन उनके पीछे जो वेयर हाउस है मुझे लगता है उसके अंदर कुछ है। हाँ मुझे भी यही लगता है, वो दोनों हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं, लोगों की जान लेना मेरी खासियत है, तो क्या तू इन लोगों को भी मारने वाला है? जैसे ही व्हाइट बियर जोशुआ की तरफ आता है तो जोशुआ चेन से उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है नहीं, इसको मारने में कोई महानता नहीं है, लेकिन तू खड़ा खड़ा इंतजार क्या कर रहा है? क्या तुझे देखना नहीं वेयर हाउस के अंदर क्या है? ब्लैक बियर अभी ये देख के हैरान होता है कि व्हाइट बियर को कितनी आसानी से उस बंदे ने चेन से पकड़ लिया, लेकिन टेहुन अचानक से हवा में जंप करके ब्लैक बियर के भी एक लात मार के उसको गिरा देता है और कहता है ओए अंकल, तेरा ध्यान किधर है? ऐसा तो तू मर जाएगा। कुल मिला के टेहुन ने ज्यादा बंदे गिराए हैं, ऐसे टेहुन शर्त जीत चुका है। लेकिन जोशुआ वेयर हाउस का लॉक तोड़ता है तो कहता है भाई देख मैंने लॉक तोड़ा है, इसलिए हमारे बीच टाई हो चुका है। लॉक को भी काउंट करता है वो, लेकिन अंदर आके इनको दिखता है कुछ भी नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं है। टेहुन तो सोच रहा था जिस लड़की को वो ढूंढ रहा है यहाँ पे वो उसको मिल जाएगी, लेकिन जोशुआ को जमीन में पड़ी मिलती है एक हुडी। टेहुन इस हुडी को देखते ही पहचान जाता है ये तो उसी लड़की की है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ पे जो भी लोग थे उन्हें कहीं और लेके जाया गया है। और हरामखोर चालहुन अचानक से वेयर हाउस के बाहर
बाहर आके लॉक कर देता है वेयर हाउस को और मिस्टर मा को कॉल करके बताता है हमने सारे सामान को कहीं और भेज दिया है और उन दो हरामजादों को लॉक कर दिया है वेयर हाउस में। मिस्टर मा कहता है क्योंकि कुछ बच्चे हमारी पकड़ से भाग गए हैं, इसलिए जल्द ही उस जगह के बारे में पुलिस को पता चल जाएगा। हम उस जगह का और ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी तरफ टेहुन और जोशुआ जो वेयर हाउस के अंदर लॉक हो चुके हैं वो सोच रहे होते हैं क्या उनकी नजर से कोई बंदा छूट गया था जिसने बाहर से लॉक लगा दिया और आखिर ये यहाँ पे स्मेल कैसी आ रही है। दरअसल ये स्मेल होती है पेट्रोल की, क्योंकि बाहर से मा क्रू वाले लोग बाहर से पेट्रोल छिड़क रहे हैं। और मिस्टर मा कॉल पे कहता है और जहाँ तक उन दो हरामखोर बच्चों की बात रही, जला दो सालों को। और अगले ही सीन में पूरा का पूरा वेयर हाउस जलने लगता है। चौलहुन मिस्टर मा को बताता है उसने सब कुछ जला दिया है और ऐसा दिखाया है जैसे ये एक एक्सीडेंट होगा। और मिस्टर मा चौलहुन को कहता है ठीक है अब उस जगह पे आजा जहाँ पे मैंने तुझे बताया था। चौलहुन यहाँ से जाते हुए अपने मन में कहता है वो दोनों सच में कितने बड़े गधे थे, उन्हें लगता है वो दरवाजा तोड़ देंगे लात मार के। मुझे नहीं पता वो बच्चे कौन है, लेकिन उन्होंने गलत लोगों से पंगा ले लिया था। और सच में वेयर हाउस का दरवाजा काफी ज्यादा मोटा और पक्का होता है। टेहुन उस पे लाते भी बजाता है लेकिन वो फिर भी नहीं खुलता। दरवाजे पे इतनी लाते मार मार के टेहुन की भी सांसें फूल जाती हैं और वो भी सोच में पड़ जाता है आखिर ये दरवाजा किस तरीके से उन्होंने बंद करा है। अगर यही सब कुछ चलता रहा तो दम घुटने की वजह से जोशुआ और टेहुन यहाँ पे मर सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे आग लगने की वजह से उन्हें ठीक से सांस भी नहीं आ रही है। इसलिए इन लोगों को जो यहाँ पे हुडी पड़ी मिली थी जोशुआ वो टेहुन को देता है और कहता है अपनी नाक में लगा ले और थोड़ा सा नीचे झुक के बैठ जा ताकि हम लोगों की ऑक्सीजन इतनी जल्दी खत्म ना हो। ऐसे मौके पे भी टेहुन कहता है हाँ ठीक है लेकिन मेरी गर्दन से हाथ हटा। लेकिन तू मुझे बोल रहा है तुझे जल के मरना मंजूर है लेकिन दम घुट के मरना मंजूर नहीं। हमें ये मुश्किल फैसला लेना ही होगा जब तक यहाँ पे कोई मदद करने के लिए नहीं आ जाता। मुझे पूरा यकीन है अगर मैं अपने बंदों को कॉल करूंगा तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन वेयर हाउस की हालत जल के और ज्यादा खराब होने लगती है। इसलिए टेहुन कहता है क्या तुझे सच में लगता है जब तक कोई मदद करने के लिए आएगा तब तक हम यहाँ पे जिंदा बचेंगे? सारे दरवाजे बंद हैं, विंडोज में बार्स लगे हुए हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं कि दम घुटने से पहले भी हम यहाँ पे जिंदा बच पाएंगे। लेकिन हमारे पास सिर्फ एक यही रास्ता है, हमें मदद बुलानी होगी कॉल करके। लेकिन इनके घोड़े तो तब खुल जाते हैं जब जोशुआ देखता है मोबाइल में सिग्नल ही नहीं आ रहे किसी को कॉल करने के लिए। यानी कि अब यहाँ पे इन दोनों की मौत ऑलमोस्ट पक्की हो चुकी है। लेकिन इतने में ही अचानक से बाहर से कहीं से पानी आता है और जोशुआ के मुंह पे आके पड़ता है। जोशुआ और टेहुन हैरान होते हैं आखिर ये पानी कहाँ से आया। फिर उनकी नजर पड़ती है खिड़की पे, वो वहाँ से आया और ये फेंका है रनवे फेम की मॉम शूरियन ने, जो बाहर से चिल्ला के कहती है टेहुन तुम वहाँ अंदर हो है ना? टेहुन हार मत मानना, मैं 911 को कॉल मिला रही हूँ। टेहुन इसकी आवाज से समझ जाता है ये तो रनवे फेम की मॉम है और वो बेचारी रनवे फेम की मॉम लगातार बाल्टी में पानी ला ला के अंदर फेंके जा रही होती है और कहती है मैं जो पानी अंदर डाल रही हूँ उससे अपने कपड़ों को गीला रखो, फायर फाइटर्स के आने तक मैं अंदर ऐसे ही और ज्यादा पानी डालती रहूंगी। टेहुन मुझे जवाब दो अगर तुम अंदर हो। सच में टेहुन लोगों के लिए काफी बड़ी मदद है। इसलिए टेहुन कहता है हाँ मैं मरा नहीं हूँ, क्या तुम ठीक हो? ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा रुको मैं और ज्यादा पानी लेके आई। लेकिन टेहुन को पता है शूरियन झूठ बोल रही है क्योंकि आग सिर्फ अंदर ही नहीं लगी है बाहर भी लगी है और टेहुन को ये पता है। बट जोशुआ और टेहुन दोनों को ही पता है इससे पहले कि फायर फाइटर्स यहाँ पे मदद करने के लिए आए ये घर जल के टूट जाएगा और ये लोग दब के मर जाएंगे। अभी ऊपर से जलती हुई छत गिरने भी लगती है जिससे टेहुन बसते हुए कहता है अगर हम दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकते तो हमें दीवार को तोड़ना होगा। पहले तो जोशुआ को ये बेकार आइडिया लगता है लेकिन फिर वो देखता है यहाँ की जो दीवारें हैं वो लकड़ी की बनी हुई है और ये वेयरहाउस जैसे ही जलने के साथ कमजोर हो रहा है तो वो लकड़ी भी कमजोर होगी। लेकिन वो लकड़ी की दीवार तोड़ने के लिए भी इनको वक्त चाहिए और इनको वो वक्त सिर्फ तभी मिल सकता है अगर शूरियन लगातार इनके ऊपर पानी फेंकती रहे। इसलिए जोशुआ कहता है हमें लगातार पानी चाहिए होगा, वो अपनी जान खतरे में डाल के हमें पानी दे रही है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है वो कितनी देर तक ये कर पाएगी? टेहुन कहता है लेकिन वो अपनी जान खतरे में कैसे डाल रही है, वो तो बस बाहर से पानी फेंक रही है। जोशुआ बताता है भले ही वो हमारी तरह सफोकेशन से नहीं मरेगी लेकिन बाहर भी आग लगी हुई है जिससे बिल्डिंग का मलबा नीचे गिर रहा होगा और अगर वो मलबा उसके ऊपर गिर गया तो वो मर जाएगी। लेकिन शूरियन बेचारी जी जान से लगातार पानी लेके आने में लगी हुई है और डालने में लगी हुई है अंदर और कहती है मैंने सबको वापस भेज दिया है, उसके बाद मैं यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मुझे चिंता हो रही थी आखिर तुम्हारे साथ ये सब कुछ कैसे हुआ। मैं जानती हूँ मैं आग को नहीं बुझा सकती लेकिन मैं लगातार पानी लेके आती रहूंगी। बेचारी की पानी ला ला के हालत खराब हो चुकी होती है लेकिन फिर भी उसके मन में यही होता है वो उसे कुछ भी करके इन लोगों को बचाना है, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। लेकिन आखिर शूरियन के मन में किसी को बचाने की इतनी ज्यादा इच्छा कैसे आई, ये जानने के लिए हम शूरियन का पास्ट देखते हैं, यानी कि उसके बचपन का सीन जहाँ पे वो अपने घर में चुपचाप से टीवी देख रही होती है। टीवी में बंदरों को देख रही होती है जहाँ पे बंदरों की माँ अपने बच्चों की काफी ज्यादा रक्षा करती है। ये चीज शूरियन को देखने में काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग लगती है क्योंकि इस तरीके का माँ का प्यार शूरियन को खुद कभी नहीं मिला। बेचारी जब टीवी देख रही थी तो उसकी माँ आके उसके मुंह पे लात मार के उसको नीचे गिरा देती है और कहती है तू साली कुतिया, मैंने तुझे कहा था ना जब मैं सो रही होती हूँ तो टीवी मत चलाया कर। शूरियन की माँ उसके लिए
जीती जागती चुड़ैल थी। इसके साथ रहते हुए शोरियन को ऐसा लगता है जैसे वो किसी डीमन के साथ इस घर में रहती है, एक ऐसी डीमन जो माँ का वेश बना के आई है। लेकिन शुरुआत में शोरियन सिर्फ अपने डैड के साथ इस घर में रहती थी, उसकी असली माँ तो पता नहीं कहाँ है या फिर मर गई। इसे शोरियन का बाप इस औरत को घर लेके आया एक दिन उसकी सौतेली माँ बना के। शुरुआत में ये शोरियन से काफी अच्छे से पेश आई और उसके फादर भी काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि उनकी फैमिली पूरी हो चुकी है। और अपने फादर के चेहरे में ये स्माइल देख के शोरियन को अंदर से काफी ज्यादा अच्छा लगता है। शोरियन को एहसास होता है शायद खुशी इसी को कहते हैं। लेकिन शोरियन की ये माँ निकली एक नंबर की हरामखोर। वो अपने फ्री टाइम में शोरियन का बहुत ही गंदा कुत्ता बनाया करती थी, उसके लाते ही लाते बजाया करती थी सिर्फ टीवी देखने में। जैसा कि आपको पता होगा कोई अपने फ्री टाइम में बुक्स पढ़ता है, कोई गेम्स खेलता है, लेकिन ये शोरियन की माँ की हॉबी ये है कि वो फ्री टाइम में शोरियन को मारती है। शोरियन को मार मार के उसकी बेइज्जती कर करके इस औरत ने शोरियन की जिंदगी नर्क बना रही। लेकिन फिर भी बेचारी शोरियन सोचती है कोई बात नहीं, मैं मार खा लूंगी, लेकिन मेरे फादर इसको यहाँ पे लाके खुश हैं, इसलिए अपने फादर को इस सब के बारे में नहीं बताती ताकि इनकी फैमिली में कोई बुरा असर न पड़े, कहीं इसका फादर अपनी सौतेली बीवी को छोड़ न दे। लेकिन शोरियन के लिए अब एक महीना काटना भी एक साल के जैसा हो रहा था और एक साल भी कई सालों की तरह थे। अब शोरियन बड़ी हो चुकी थी और उसे रियलाइज होता है वो जो अपनी फैमिली की खुशी के लिए मार खाती रहती है, अपने फादर को इस बारे में नहीं बताती, उससे उसकी काफी ज्यादा हालत खराब हो रही है, उसकी जिंदगी बहुत ही बेकार हो चुकी है। बेचारी के शरीर में जगह जगह पे चोटें लगी हुई है जिसमें उसे दर्द होता है। इसलिए उसके मन में सवाल आता है जो वो परिवार की खुशी के लिए कर रही है उसमें उसे ही क्यों दर्द झेलना पड़ रहा है, बाकी सब तो खुश है। इसलिए एक दिन जब उसकी सौतेली माँ और सगा बाप टीवी देख रहे थे तो उनके सामने आके कहती है, डैड माँ मुझे बहुत ज्यादा मारा करती है। लेकिन उसका डैड एक नंबर का मादर उचीहा था, मादरा उचीहा, जो अपनी बेटी को टांग से साइड करते हुए कहता है, तूने जरूर कुछ गलत करा होगा इसलिए ही उसने तुझे मारा होगा, अब सामने से हट जा, टीवी में एक मस्त सीन आ रहा है। ये देख के बेचारी शोरियन का दिल ही टूट जाता है। जिस बाप की खुशी के लिए उसने इतने सालों तक मार खाई और सोचा कि बताऊंगी नहीं, वो बाप को शोरियन की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वैसे शोरियन को जिंदगी में ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं था, बस उसको ये चाहिए था कि उसे प्यार मिले, लेकिन उसे वो भी नहीं मिला, इसलिए घर छोड़ के चले जाती है। और सड़क किनारे की बिल्लियों को देख के भी जेलस हो रही होती है क्योंकि वो बिल्लियां भी अपने बच्चों की रक्षा करती है, उन्हें अपने बच्चों की परवाह है। लेकिन शोरियन के हरामखोर बाप को अपने बच्ची की परवाह नहीं है। माँ का प्यार तो शोरियन के लिए एक परियों की कहानी जैसा हो गया था। खैर इसके बाद शोरियन एक रनवे फेम को ज्वाइन करती है और कुछ ही टाइम बाद वहाँ की मॉम भी बन जाती है और खुद से सवाल पूछ रही होती है जिसको खुद कभी माँ का प्यार नहीं मिला, क्या वो इन बच्चों की माँ बन पाएगी। लेकिन वो फैसला करती है कम से कम कोशिश तो करूंगी, और रनवे फेम के सारे लोगों को अपना बच्चा मान लेती है और जी जान से उनकी सेवा करने लगती है। सेवा से मेरा मतलब है जितना वो कर सकती है उतना, क्योंकि उनके पास पैसे तो नहीं है, रहने के लिए भी उन्हें किराया देना है। शोरियन जैसे तैसे करके उनके पास जो भी पैसा आता है उसे बचाती है, भले ही खुद थोड़ा सा कम खाए लेकिन बच्चों को देती है खाने के लिए, क्योंकि उसने जो टीवी में बंदर की माँ देखी थी जो अपने बच्चों की चिंता करती है, वो भी वैसी ही माँ बनना चाहती है। इसलिए प्रेजेंट टाइम में लगातार वेयर हाउस में पानी डाले जा रही होती है और अपने मन में कहती है मुझे उसे बचाना होगा, मैं उसकी माँ हूँ। लेकिन ऐसे ही पानी डालते डालते उस वेयर हाउस का मलबा इस बेचारी के ऊपर गिर जाता है और ये होने लगती है बेहोश, लेकिन उसके बावजूद भी इसके मन में बस यही होता है उसे उन्हें बचाना है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं माँ क्रू के नए अड्डे का सीन, जहाँ पे माँ क्रू गैंग के नंबर 2 के बंदे म्योंग चुन ने एक सुअर को पकड़ा होता है और कहता है इस बेचारे के लिए मुझे बुरा लग रहा है, इसे अपना नया घर देखने का मौका भी नहीं मिला। ये ऐसा इसलिए कह रहा है जो वेयर हाउस जला है उसी के साथ में सुअरों के रहने का अड्डा भी था जो जल चुका है। अभी माँ क्रू का लीडर भी यहाँ पे होता है जो मस्त करके मीट ड्रिल करके खा रहा है और वेयर हाउस का अपना सारा सामान यहाँ पे लेके आ चुके हैं ये, यानी कि सारे कैदी। इतने में ही मिस्टर माँ को कॉल आता है चौलहुन का। मिस्टर माँ चौलहुन को कहता है सारा सामान हम सुरक्षित तरीके से यहाँ पे लेके आ गए हैं, क्या तुमने वहाँ सारी चीज हैंडल कर ली है? ऑफ कोर्स, मैंने वहाँ पे सब कुछ जला के राख कर दिया है। क्या सब कुछ जला के राख कर दिया है? लेकिन उन हरामजादों को और दर्दनाक मौत देना चाहता था मैं। ये सुन के चौलहुन अपने मन में कहता है हमारा बॉस सच में बहुत ही बेरहम इंसान है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ टाइम बाद का सीन जहाँ पे आग लगी है, वहाँ पे फायर फाइटर्स आ चुके हैं और आग बुझा चुके हैं। सुअर के बाड़े में जितने भी सुअर थे सारे के सारे जल चुके हैं। ये सुअरों को नहीं बचा पाए और अंदर इन्हें कोई इंसान भी नहीं मिला। इस बात से ये थोड़े खुश होते हैं, चलो कोई इंसान नहीं मरा। इसका सीधा सा मतलब है टेहुन और जोशुआ बच निकले थे। अगले सीन में हम टेहुन को ही देखते हैं जो शोरियन को उठा के जा रहा होता है। शोरियन अभी बेहोश है, लेकिन जोशुआ पहले ही आगे निकल के टेहुन का इंतजार कर रहा था और कहता है तूने आने में काफी ज्यादा देर लगा दी, मुझे लगा तू निपट गया, लेकिन मैं गलत था। तो बता अब तू आगे क्या करने वाला है? शोरियन की हालत क्योंकि काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, इसलिए शोरियन की ऐसी हालत देख के टेहुन को अपनी लाइफ के वो काले दिन याद आते हैं जिस समय उसके एक दोस्त डाउन को कुछ बुलीज ने मार दिया था। टेहुन ने डाउन को बचाने की कोशिश करी थी लेकिन डाउन नहीं बच पाया। उन्हीं दिनों को याद करते हुए टेहुन कहता है ये कोई पूछता
पूछने वाली बात है कि मैं अब आगे क्या करूंगा। मैं उन सब हरामजादों को मार डालूंगा। इसके अगले सीन में हम फायर फाइटर्स को देखते हैं जो राहत की सांस ले रहे होते हैं क्योंकि इस आग में कोई भी मरा नहीं। पर अचानक से ही एक फायर फाइटर को एक सर्वाइवर मिलती है जो और कोई नहीं बल्कि होती है शोरियन ली। ये उन लोगों ने जानबूझ के शोरियन को यहाँ पे छोड़ा होता है ताकि फायर फाइटर्स उसे डॉक्टर के पास ले जाए और खुद एक पेड़ में चढ़ के दूर से शोरियन को देख रहे होते हैं। एहुन जोशुआ से पूछता है आखिर हम छुप क्यों रहे हैं। जोशुआ कहता है अभी हमारे लिए उन लोगों की नजर में न आना ही सही होगा। हाँ ठीक है, अब अपना मुंह बंद कर मुझे उन लोगों की बातें सुनने दे। जिन फायर फाइटर्स ने शोरियन को ढूंढा होता है वो आपस में बोल रहे होते हैं लगता है इसके सर पे चोट लगी है और इस लड़की को इलाज के लिए इमरजेंसी रूम में लेके जाना पड़ेगा। शोरियन की ऐसी हालत देख के टेहुन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जोशुआ टेहुन से पूछता है आखिर हम बाकी के गुंडों को कहाँ ढूंढेंगे। टेहुन बिना कुछ कहे यहाँ से जाने लगता है पर अचानक से ही पीछे मुड़ के जोशुआ को कहता है एक मिनट, क्या तुझे ड्राइविंग करनी आती है। इसके अगले सीन में हम हॉबिन को देखते हैं जो मस्त करके अपने घर में सो रहा है और उसे आती है टेहुन की कॉल जो कि इस वक्त जोशुआ के साथ अपनी फादर की वैन में है और योगी टेहुन को शोरियन की चिंता है इसलिए हॉबिन को कहता है जल्दी से हॉस्पिटल इमरजेंसी रूम में जा। हॉबिन क्योंकि आधी नींद में होता है कहता है क्या इस वक्त इमरजेंसी रूम में जाना है। टेहुन कहता है वहाँ पे तुझे जिस इंसान को ढूंढना है उसका नाम है शोरियन ली। चीजें कुछ सही नहीं चल रही है, वो रणवीर फिल्म की मॉम है जिसे चोट लगी है, जाके उसे देख। मैं तुझे उसकी एक रफ लोकेशन भेज दूंगा, जल्दी से वहाँ पे जा। ये क्या कि टेहुन कॉल काट देता है और हॉबिन यही सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये किससे मिलने के लिए बोल रहा है मुझे। ऑब्वियसली बात है हॉबिन को सब कुछ इतनी जल्दी में बताया गया है कि ठीक से उसे कुछ समझ नहीं आया। जोशुआ भी ये देख के समझ चुका है टेहुन को अपनी ज्यादा चिंता है और कहता है लगता है तुझे उस लड़की की काफी ज्यादा चिंता है इसलिए किसी को उस लड़की के पास भेज रहा है। वैसे एक बात बता, क्या तेरे डैड टाइकोंडो इंस्ट्रक्टर है? क्या तूने अपने डैड से ही टाइकोंडो की स्किल सीखी है? लगता है तेरा बाप मेरे बाप से लाख गुना अच्छा है। आखिर तू ये क्या बके जा रहा है? क्या तू कोई ऐसा इंसान है जो जिंदगी भर अकेला रहा, उसे प्यार नहीं मिला? गाड़ी चलाते वक्त अपनी नजर सामने रख। हाँ तूने सही कहा। दूसरी तरफ हॉबिन अब भी सोच रहा होता है आखिर टेहुन जल्दीबाजी में क्या क्या बोल गया, लेकिन अचानक से ही उसके फोन में कॉल आती है और वो कॉल उठाते ही कहता है मुझे पता था ये कॉल वापस करेगा। टेहुन मुझे जल्दी बता आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है, मुझे सब कुछ ठीक से बता। लेकिन अचानक से ही उसे रियलाइज होता है कॉल पे जो है वो टेहुन नहीं है बट कॉल में जो भी है को पहचान चुका है और उसको पहचान के काफी ज्यादा हैरान है। लेकिन कमाल की बात तो यह है किसी भी अननोन नंबर को इसने टेहुन का नंबर समझ लिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मार्क रो गैंग के अड्डे का सीन देखते हैं जहाँ पे ये गैंगस्टर्स लोग खाना बना रहे हैं, काफी कुछ गंदा सा खाना, और ये खाना बनाते हुए साफ सफाई का ध्यान रख रहा है कि एक हाथ से अपने अंडे खुजला रहा है। यानी कि ये बिल्कुल भी तमीज से खाना नहीं बना रहे हैं क्योंकि ये खाना उन लोगों के लिए है जिन्हें किडनैप करा गया है। बाकी के गैंगस्टर्स ने भी ये देख लिया है जो बंदा खाना बना रहा है साफ सफाई का बिल नहीं दे रहा, अंडे खुजला रहा है, क्योंकि उनको पता है ये खाना उन्हें नहीं खाना। इसलिए ये लोग तो सिगरेट की राख को भी खाने में ही गिरा रहे होते हैं, खाने को एस्ट्रे की तरह यूज कर रहे हैं, बट फिर भी आपस में बात करते हुए कहते हैं भले ये खाना देखने में बुरा लग रहा है लेकिन इसके अंदर काफी सारे पोषक तत्व है। अब मेरे समझ नहीं आ रहा जो बंदा अंडे खुजला रहा था उसने कौन से पोषक तत्व डाल दिए खाने में, और जिसने खाने में सिगरेट की राख डाली है वो कहता है अब हम एक नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। इनका एक धंधा तो पहले से है ही जिसमें ये फेफड़े गुर्दे बेचते हैं लोगों के, और इनके बॉस ने बाकी की गैंग्स को मार के भी अपने साथ मिला लिया है, इसलिए ये अपने बिजनेस को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं और अपने नए बिजनेस में भी ये इस्तेमाल करने वाले हैं किडनैप करे गए लोगों का। यानी कि सिर्फ किडनी फेफड़े बेचना काफी नहीं था, अभी उनसे और काम निकलवाएंगे। और वो नया काम क्या है ये जानने के लिए हम एक सीन देखते हैं जहाँ पे एक गैंगस्टर एक लड़की के मुंह में चम्मच डालता है और उसकी टी शर्ट खींच के उसके साथ कुछ गंदा करने की कोशिश कर रहा है और उस लड़की की मुंह की चम्मच अपने मुंह में ले लेता है। इस हरामखोर का हैवानियत भरा चेहरा देख के हम पूरी तरीके से समझ चुके हैं इनका नया बिजनेस क्या है। आसान शब्दों में ये लोग लड़कियों से धंधा करवाने वाले हैं और बाद में तो उनके शरीर के फेफड़े किडनियां बेच ही देंगे। खैर ये जो गैंगस्टर्स का अड्डा है कुछ ही देर बाद टेहुन लोग भी यहाँ पे पहुँच जाते हैं। इन्हें वो गाड़ी भी दिख जाती है जिसमें सारे कैदियों को यहाँ पे लाया गया है। ये लोग मुश्किल से इस जगह को ढूंढ पाए हैं, इसलिए टेहुन कहता है उस रनवे फेम वाली मॉम के बिना हम इस जगह को नहीं ढूंढ पाते। लेकिन आखिर रनवे फेम वाली मॉम ने इस जगह के बारे में कब बताया ये जानने के लिए हम एक पुराना सीन देखते हैं। जिस वक्त शोरियन आग बुझाने के चक्कर में जख्मी हो गई थी और टेहुन उसे अपनी गोद में लेके जा रहा था, उसी वक्त शोरियन ने टेहुन को कहा था उन लोगों के उस ट्रक को ढूंढो जिसमें सारे कैदियों को लेके जाया जाता है, वो तुम्हें एंचॉन पोर्ट के पास में मिल सकता है। जब वो गैंगस्टर्स आपस में बात कर रहे थे तो मैंने उनकी बातें छुप के सुन ली थी, जिस लड़की को तुम ढूंढ रहे हो सकता है वो भी वही हो। यानी कि जब चौलहुन नाम का गैंगस्टर अपने बंदों से बात कर रहा था कि सारे कैदियों को कहाँ लेके जाना है तो वो बात शोरियन ने सुन ली। इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे जोशुआ टेहुन को कहता है सही कहा, उस लड़की ने हमारी काफी ज्यादा मदद करी, अगर वो लड़की न होती तो हम उस वेयर हाउस के अंदर जिंदा ही जल जाते। ऊपर से ये लोग गैंगस्टर्स के अड्डे में भी शोरियन की वजह से ही पहुंचे हैं और टेहुन शोरियन का बदला लेने के लिए काफी ज्यादा उतावला है, इसलिए सीधा जा रहा होता है गैंगस्टर्स को मारे। पर जोशुआ उसको रोक लेता है और कहता
है इतना ज्यादा भावुक मत हो, हमें शांति से काम लेना होगा। जोशुआ टेहुन को गैंगस्टर्स की बिल्डिंग की खिड़की दिखाता है जहाँ से कुछ बंदे नजर आ रहे होते हैं और कहता है जरा उन विंडोज की तरफ देख। उनको देख के साफ पता चल रहा है इस बिल्डिंग के सारे फ्लोर्स में काफी सारे गैंगस्टर्स मौजूद हैं। लगता है ये बिल्डिंग ही उन गैंगस्टर्स का हेडक्वार्टर है। हमने जो पहले उनसे फाइट करी थी, के साथ ये वाली फाइट आसान नहीं होने वाली। इस बार उन गैंगस्टर्स के पास काफी सारे हथियार भी मौजूद होंगे, इसलिए उनसे आमने सामने की लड़ाई लड़ना थोड़ी सी बेवकूफी हो जाएगी। ऊपर से हम दोनों कल रात से सोए नहीं, इसलिए हम अपनी टॉप कंडीशन में नहीं है। तो फिर तू चाहता क्या है? मैं उनके पास जाके बोलूं सीधा अपने बॉस को भेजो लड़ने के लिए? वेल, तेरी इस बात में थोड़ा सा तो दम है। हम सीधा उनके लीडर को ढूंढेंगे। अरे वाह, मैं तो एक जीनियस निकला। ज्यादातर जो किसी गैंग का बॉस होता है वो बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में रहता है ना? हाँ, लेकिन क्यों? टेहुन अभी देख रहा होता है दूसरी बिल्डिंग के टॉप में, यानी कि टेहुन एक दूसरी बिल्डिंग के टॉप से सीधा गैंगस्टर वाली बिल्डिंग के टॉप में कूदना चाहता है ताकि सीधा बॉस के पास पहुंचे। लेकिन इतनी लंबी जंप मारना आसान नहीं, इसलिए जोशुआ कहता है भाई तो क्या सीरियस है? सच में तू ये करने की सोच रहा है? लेकिन इसके बाद हम गैंगस्टर वाली बिल्डिंग के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे दो गैंगस्टर मोटे मोटे दो सुअरों को अपने कंधे में उठा के टॉप फ्लोर में लेके जा रहे हैं। और ये मोटे मोटे सुअर इन गैंगस्टर्स को ज्यादा भारी इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि इन सुअरों ने इंसान का मांस खाया है। इनमें से एक गैंगस्टर को समझ नहीं आ रहा होता ये सुअरों को ये ऊपर क्यों लेके जा रहे हैं। ये लोग जैसे ही ऊपर वाली बिल्डिंग में पहुंचते हैं, सुअर को जमीन में पटकते हैं तो एक गैंगस्टर कहता है तुझे क्या लगता है हम इन सुअरों को यहाँ पे क्यों लेके आ रहे हैं? हम इनको यहाँ पे इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि बॉस के डिनर का टाइम हो चुका है। दूसरा बंदा ये सुन के कहता है छी, क्या बॉस वो सुअर खाएंगे जिन्होंने इंसानों को खाया था? लगता है बॉस का पेट काफी ज्यादा मजबूत है। तुम भी मेरी बात से एग्री करते हो, है ना? लेकिन दूसरे गैंगस्टर के जवाब देने से पहले ही पड़ती है उसके एक लात जो कि मारी है जोशुआ ने, जो दूसरी बिल्डिंग से जंप करके यहाँ पे पहुँच चुका है और कहता है छी साले, तुम लोग जो बात कर रहे थे उससे मुझे उल्टी आ रही है। दूसरा गैंगस्टर जोशुआ को देख के कहता है अबे साले, आखिर तू यहाँ पे कैसे आया? हमें तो लगा था तू आग में जल के मर गया। अबे साले, ये ऑब्वियस सी बात है ना, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा हूँ इसका मतलब मैं यहाँ पे उड़ के आया हूँ। और सच में जितनी लंबी जंप करके ये यहाँ पे आया है उसे उड़ना ही कहेंगे, क्योंकि वही जंप इस वक्त कर रहा है टेहुन और अपनी एक ही जंप में बहुत ही ज्यादा खतरनाक दूरी को पार कर लेता है। कतई स्पाइडरमैन लग रहा है इस सीन में टेहुन, और सीधा गैंगस्टर वाली बिल्डिंग के टॉप में आके लैंड करता है और कहता है ओह, जितना मैंने सोचा था ये दूरी उससे ज्यादा बड़ी थी। जोशुआ ने अब तक दूसरे गैंगस्टर का कुत्ता बना दिया है और टेहुन को कहता है और नहीं तो क्या हरामजादे, मुझे तो लगा था इतनी लंबी जंप करके मैं मरने वाला हूँ। मैं दोबारा से तेरा कहना कभी नहीं मानूंगा, मैं मरते मरते बचा हूँ। टेहुन सुअर के ऊपर पैर रख के कहता है लेकिन फिर भी हम यहाँ पे पहुँच ही गए। ऑलराइट, तो चलो वक्त है यहाँ के लीडर का कुत्ता बनाने का। दो गैंगस्टर्स में से एक बंदा जो होश में है, टेहुन लोग उससे पूछते हैं तेरा बॉस कहाँ है। ये बेचारा डरते डरते टेहुन लोगों को एक कमरे के बाहर लेके आता है और कहता है बॉस अंदर बैठे हैं। टेहुन कहता है क्या वो अंदर बैठा हुआ है? लेकिन अंदर तो काफी ज्यादा शांति लग रही है। हाँ, शायद बॉस अंदर ही बैठे होंगे। शायद से तेरा क्या मतलब है बे? लेकिन जोशुआ गैंगस्टर को पकड़ के दरवाजे में पटक देता है जिससे दरवाजा खुल जाता है और गैंगस्टर जमीन में गिरता है। और अब जोशुआ और टेहुन के सामने है मार्क गैंग का नंबर 3 का बंदा, जो कि यहाँ पे कच्चे सुअरों को खा रहा है और इसका नाम है जुन ह्योन यांग। ये अब भी कच्चे सुअर का एक पीस खाते हुए कहता है कम ऑन, किसी को ऐसे खाते वक्त डिस्टर्ब करना बहुत ज्यादा बुरी बात है। जो गैंगस्टर जमीन में पड़ा होता है चिल्ला के जुन ह्योन को कहता है ये वही बंदे हैं जिनसे हमारी पहले भी फाइट हुई थी। जुन ह्योन कहता है लेकिन इन दोनों बंदों को तो तुमने वेयर हाउस में बंद करके जला दिया था ना? हाँ बॉस, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन वो वहाँ से बच निकले। ये दोनों बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये कोई मजाक नहीं है। लेकिन टेहुन इसके मुंह पे अपना पैर रख के कहता है अबे चुप हो जा। और तू क्या यहाँ पे सुअरों को खा रहा था? खैर जो भी हो, लेकिन क्या तुझे इतना नहीं पता, अगर तू आग से खेलेगा तो आग तुझे जला देगी। अब वक्त है तुझे सबक सिखाने का। जुन ह्योन खुद से कहता है तो ये दोनों आग से बच गए और यहाँ पे चले आए। ये लड़का काफी ज्यादा जवान लगता है, लेकिन साथ ही साथ में काफी ज्यादा बेरहम भी। जुन ह्योन अपनी जगह पे उठ के इन लोगों को कहता है ठीक है, बातें बहुत हुई, अब मुझे ये बताओ तुम में से मुझसे फाइट कौन करने वाला है? टेहुन और जोशुआ साथ में कहते हैं ऑब्वियसली मैं फाइट करूंगा। इसी बात को लेकर टेहुन और जोशुआ के बीच में बहस छिड़ जाती है कि मैं फाइट करूंगा, और दोनों में से कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होता। जुन ह्योन इन दोनों के चेहरे देखे जा रहा है और अपने मन में सोच रहा है ये दोनों बोल तो ऐसे रहेंगी मैं हराऊंगा जैसे कोई हलवा होगा। और अचानक से ही एक पोल में लटक के दोनों को एक एक लाते बजा के कहता है तुम दोनों को देख के सच में हंसी आ रही है, तुम्हें क्या लगता है ये कोई मजाक है? टेहुन और जोशुआ लात की वजह से पीछे हो चुके हैं, लेकिन अब भी बोल रहे हैं लड़ूंगा तो मैं ही इससे। अब जोशुआ और टेहुन दोनों का एक दूसरे को देख के दिमाग खराब होने लगा है, इसलिए दोनों साथ में ही झपट पड़ते हैं जुन ह्योन के
के ऊपर। जोशुआ जंप करके जुनियन के एक पंच मारते हुए कहता है जिसने भी पहले इसे हराया वो जीतेगा। टेहुन इस बात से एग्री करता है और जंप करके जुनियन के एक लात मारता है। टेहुन और जोशुआ दोनों के ही हमले साथ में जुनियन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन जुनियन पीछे हो जाता है, जिस वजह से दोनों लौंडे आपस में टकरा जाते हैं और जुनियन कहता है तुम दोनों सच में किसी काम के नहीं, क्या तुम दोनों सच में एक तरफ हो? पहले तो तुम आपस में ये डिसाइड नहीं कर पाए कि तुम में से फाइट किसको करनी है, और अब जब साथ में फाइट कर रहे हो तो मिलके भी फाइट नहीं कर पा रहे हो। क्या तुम दोनों पहली बार साथ में मिलके फाइट कर रहे हो? पर इतने में ही टेहुन जुनियन के घुमा के एक लात मारता है जिसे जुनियन डॉज कर लेता है और वो लात जोशुआ के लगते लगते रह जाती है। इसके बाद जुनियन अचानक से टेहुन को पकड़ के जोशुआ के पेट में एक लात मारता है। इसके बाद टेहुन के ऊपर घूमता हुआ एक मुक्का और कहता है तुम्हें यहाँ आने से पहले डिसाइड कर लेना चाहिए था कि तुम्हें कैसे फाइट करनी है। मैं तुम्हें उससे ज्यादा सीरियसली ले रहा हूँ जितना मुझे लेना चाहिए। जोशुआ और टेहुन समझ चुके हैं इस तरीके से वो फाइट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इतने में ही यहाँ पे जुनियन के बंदे आ जाते हैं काफी सारे और जुनियन कहता है मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ आखिर असली टीम वर्क किसे कहते हैं। ये लोग मेरे बिना यहाँ पे तुम लोगों की खातिरदारी करेंगे, इसलिए तैयार हो जाओ मरने के लिए। जुनियन अपने बंदों को ऑर्डर देता है टेहुन लोगों को खत्म करने का और खुद यहाँ से चला जाता है। अपनी तरफ इतने सारे बंदों को आता देख टेहुन सबके मुंह पे लाते बजाना स्टार्ट करता है और कहता है क्या यहाँ पे और छपरी आ गए, लेकिन मुझे तुम पे कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन इतने में ही एक गैंगस्टर टेहुन का हाथ पकड़ लेता है उसे ताकि वो हिल ना पाए, लेकिन टेहुन इसके मुंह पे लात मार के उसको पीछे कर देता है। पर ये गैंगस्टर उसके बावजूद भी गिरता नहीं है और टेहुन के ऊपर बिल्कुल चिपक जाता है। टेहुन हैरान हो जाता है कि आखिर साला ये गिर क्यों नहीं रहा है, लेकिन जो गैंगस्टर टेहुन के ऊपर चिपका है कहता है माकरू गैंग वालों को तुम्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए था, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक बार तुमने हमें फाइट में हरा दिया था। पहले हम तुम दोनों को खत्म करके रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी ही जान क्यों ना देनी पड़े। दूसरी तरफ टेहुन ये देख के हैरान हो जाता है जोशुआ को भी एक गैंगस्टर ने वैसे ही पकड़ा है जैसे टेहुन को पकड़ा है, ताकि जोशुआ हिल ना पाए, और एक तीसरे गैंगस्टर ने जोशुआ और उस गैंगस्टर के चाकू मार दिया है। यानी कि ये लोग अपनी जान देके भी टेहुन लोगों को मारने की सोच रहे हैं। अभी टेहुन को 3-4 गैंगस्टर नीचे से और पकड़ लेते हैं ताकि टेहुन बिल्कुल ही ना हिल पाए, और एक गैंगस्टर टेहुन को कहता है हम लोगों को मरने से डर नहीं लगता, हमें अपने बॉस से डर लगता है, क्योंकि अगर हम फेल हो गए तो वैसे भी हम मरने वाले हैं, लेकिन अगर हम बॉस का काम करते करते मरे तो कम से कम वो हमारी फैमिलीज को पैसे तो भेजेंगे। अभी टेहुन को लगभग 4 लोगों ने पकड़ा है और टेहुन बिल्कुल भी नहीं हिल सकता, और एक 5वां बंदा आगे से बड़ा सा चाकू लेके आता है टेहुन को निपटाने के लिए। टेहुन को अच्छी तरीके से पता है वो इस हमले से नहीं बच सकता, वो हिल ही नहीं पा रहा है, और ये हमले से ना सिर्फ टेहुन की जान जाएगी बल्कि जो बंदा टेहुन से चिपका हुआ है उसकी भी जान जाएगी। इसके बाद हम माकरू गैंग के नंबर 2, 3, 5 के बंदे को देखते हैं। 3 नंबर वाला वही है जो कुछ देर पहले टेहुन लोगों से फाइट कर रहा था और अपने बॉस से कहता है जैसे कुछ कीड़े खुद ब खुद आग में चले आते हैं, वो दोनों भी खुद यहाँ पे चले आए हैं मरने के लिए। वो लोग पिछली बार तो बच गए थे, लेकिन यहाँ पे आके उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसके बाद नंबर 2 का बंदा म्योंगचुन कहता है आजकल हमारी तरफ मुसीबतें कुछ ज्यादा ही आ रही है, क्या उन दोनों को मारने से पहले हमें चेक करना चाहिए वो दोनों हैं कौन। इनका बॉस मिस्टर मा अभी मस्त करके सुअर की मीट खा रहा है पका के, और कहता है उन जैसे कीड़े मकोड़े कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लोग जब भी हमारा सामना करने आएंगे हम उनको धूल चटा देंगे, लेकिन अगर हम ऐसे हर बंदे के बैकग्राउंड को चेक करने लग गए तो हम अपने काम में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें ऐसे लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। आओ यहाँ पे बैठ के खाना खाओ। वैसे तुम्हें क्या लगता है उनको निपटाने में कितना वक्त लगने वाला है। जुनियन कहता है हमारे बंदों को पता है अगर वो अपना काम नहीं कर पाए तो उनके साथ क्या होगा, इसलिए वो अपने काम को जल्दी ही निपटा देंगे। लेकिन अगर आप चाहो तो मैं भी नीचे जाके चीजों का मुआयना ले सकता हूँ। बड़े मिस्टर मा कहता है कोई नहीं, हमारे बंदों को निपटने दो उनसे। मिस्टर मा ताजे से मोटे से सुअर के ऊपर हाथ फेर रहा है, शायद अगला नंबर इस सुअर का है, इसको भी खाएगा ये। इसके बाद हम देखते हैं हॉस्पिटल का सीन जहाँ पे शोरियन एडमिट है और टेहुन के कहने में उससे मिलने आया है हॉबिन। हॉबिन शोरियन को बताता है टेहुन अभी गैंग के साथ पंगे करने जा रखा है, उसने मुझे यहाँ पे भेजा। लेकिन हॉबिन की बात सुन के शोरियन कहती है तुम कह रहे हो टेहुन वहाँ पे खुद से चला गया उनसे फाइट करने। हाँ वो क्या ही कर सकते हैं, वो बंदा बहुत ही गर्म खोपड़ी का है। लेकिन मैंने इसलिए उस जगह का पता उसे नहीं बताया था कि वो अकेला चले जाए वहाँ। अच्छा वैसे क्या आप जानती हो वो कहाँ गया है? हाँ वो एंचियन के। नहीं एक सेकंड, तुम भी वहाँ जाने वाले हो है ना? अगर तुम भी वहाँ जा रहे हो तो मुझे अपने साथ लेके चलो। मुझे तो पुलिस को इस बारे में पहले ही बता देना चाहिए था जब उन्होंने मुझसे सवाल जवाब करे थे। शोरियन को टेहुन की काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है, इसलिए हॉबिन कहता है तुम सच में ऐसे एक्ट कर रही हो जैसे तुम सच में उसकी माँ होंगी। तुम सच में एक माँ की ही जैसी हो जिसे अपने बच्चे की काफी ज्यादा चिंता होती है। हॉबिन इसे पानी देते हुए कहता है तुम चिंता मत करो, कोई मुझसे भी ज्यादा जो काबिल है वो वहाँ के लिए निकल चुका है। लेकिन आखिर वहाँ के लिए कौन निकल चुका है ये जानने के लिए हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जब हॉबिन को किसी का कॉल आया था और हॉबिन ने सोचा था कि वो टेहुन है, लेकिन वो टेहुन नहीं था। वो जो बंदा था हॉबिन को कॉल करके कहता है माफ करना तुम्हें इस तरीके से कॉल करने के लिए, लेकिन मैं कुछ दिनों से टेहुन से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ।
क्या वो घर से भाग चुका है? वैसे हॉबिन लोगों के प्लान के मुताबिक टेहुन घर से झूठा मूठा भागा है, इसलिए हॉबिन कहता है हाँ वो टेक्निकली तो भागा है, लेकिन बात दरअसल ये है कि मैं जानता था। तुम्हारा ये बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे लेकिन एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। बट कॉल कट हो चुका है और वो बंदा अपने शूज पहन के तैयार है टेहुन को ढूंढने जाने के लिए और कहता है खुद से तो वो एक बार घर से फिर से भाग गया। मुझे जाके उसको ढूंढना होगा। अब तक तो आप समझ चुके होंगे ये शूज पहनने वाला बंदा हांशु शियोंग है। और हांशु ने ऐसा क्यों कहा कि टेहुन एक बार फिर से घर से भाग गया। जिसको ये बात नहीं पता, मैनेजर किम सीरीज के लेटेस्ट चैप्टर देख लेना, जिनकी एक्सप्लेनेशन आपको ऑब्वियसली मेरे चैनल पे मिल जाएगी। वहाँ पे छोटा टेहुन जब वो छोटा था तब भी घर से भाग गया था और उस वक्त भी हांशु काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और टेहुन को कहा था ऐसे घर से मत भागा कर। खैर कॉल कट होते ही हॉबिन अपने मन में कहता है टेहुन तुम्हें वहाँ से भागना पड़ेगा क्योंकि एक बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान उस तरफ आ रहा है तुम्हारे लिए। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ पे टेहुन के चाकू पड़ने वाला है और वो उससे बच भी नहीं सकता। लेकिन अचानक से ही यहाँ पे जो गैंगस्टर्स होते हैं पत्तों की तरह हवा में उड़ने लगते हैं और इन सबको उड़ाया है हांशु शियोंग ने। ऑब्वियसली इस वजह से टेहुन के चाकू भी नहीं पड़ पाया और हांशु कहता है बेटा तो मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। क्या डैड आप यहाँ पे? गैंगस्टर और जोशुआ भी ये देख के हैरान होते हैं आखिर टेहुन का डैड यहाँ पे क्या कर रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया टेहुन पहले भी घर से भागा है, इसलिए हांशु काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है टेहुन मैंने तुम्हें पहले भी कहा है ना, घर से मत भागना। टेहुन को समझ नहीं आ रहा होता आखिर अब वो क्या करे, क्योंकि उसके फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है और वो उसकी तो अब हालत ही खराब कर देंगे। लेकिन इतने में ही टेहुन के दिमाग की बत्ती जलती है और कहता है नहीं डैड, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ऐसा नहीं है, मैं घर से नहीं भागा। दरअसल इन हरामजादों ने मुझे किडनैप करा और मेरे ऑर्गन्स बेचने की सोच रहे थे। टेहुन क्या तुम सच बोल रहे हो? बिल्कुल डैड, क्या मैंने आपसे कभी झूठ बोला है? वैसे टेहुन ने ऑब्वियसली झूठ ही बोला है। खुद को बचाने के लिए उसने गैंगस्टर्स को फंसा दिया। हांशु काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका है और कहता है आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को टारगेट करने की? बट एक गैंगस्टर हांशु को देख के कहता है अबे साले बुड्ढे, मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर तो इतना हीरो क्यों बन रहा है। तूने अचानक से हमारे ऊपर अभी हमला करा था, तू साला यहाँ पे अपने बेटे को बचाने आया है। लेकिन बुड्ढे तुझे सीखना होगा, तुझे जिंदगी में कब पीछे हटना चाहिए, इससे तू काफी लंबा जी सकता है। मारो रे बुड्ढे को साले को। इस बंदे के कहते ही काफी सारे लोग हांशु की तरफ झपट पड़ते हैं और बिल्कुल जैसे टेहुन को पकड़ा था सब हांशु को भी पकड़ लेते हैं ताकि हांशु हिल ना पाए। और एक बंदा सामने से आता है हांशु को चाकू मारने के लिए। ये देख के जोशुआ टेहुन को कहता है ये काफी खतरनाक है, तेरे फादर खतरे में है। जिन लोगों ने हमें पकड़ा था वो भी तेरे फादर को पकड़ने चले गए हैं। हाँ ये खतरनाक तो है। अगर ऐसी बात है तो हमें तेरे फादर की मदद। जोशुआ ये सच में खतरनाक सिचुएशन है, लेकिन मेरे फादर के लिए नहीं बल्कि उन गैंगस्टर्स के लिए। और अगले ही पल हांशु सिर्फ अपनी एक लात से सारे के सारे गैंगस्टर्स को उड़ा के रख देता है और कहता है तुम लोगों को छोटे टेहुन को किडनैप नहीं करना चाहिए था। जोशुआ कहता है लेकिन वो छोटा कहाँ है, बड़ा हो गया वो तो। सिर्फ एक ही लात में सारे गैंगस्टर्स को निपटा के हांशु टेहुन को कहता है टेहुन अब सब कुछ समझाओ, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? ये दोनों बाप बेटे जमीन में पड़े गैंगस्टर्स के लाते ही लाते बजाए जा रहे होते हैं और टेहुन कहता है डैड दरअसल बात यह है कि इन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया था। मैं सच में काफी ज्यादा डर गया था। ये हरामजादे इनकी तो डैड ये मेरे ऑर्गन्स निकाल के बेचने की सोच रहे थे। ये लोग सच में बहुत ही गए गुजरे हैं। चिंता मत करो टेहुन, मैं इन सबको सबक सिखाऊंगा, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और बिल्कुल इसी टाइम पे माकरू गैंग के नंबर 2, 3, 4 और 5 के बंदे यहाँ पे आ जाते हैं। ऑब्वियसली ये चारों काफी ताकतवर होंगे, बट इनकी किस्मत इतनी ज्यादा फूटी हुई है क्योंकि इनके सामने खड़ा है लेजेंड हांशु शियोंग, जो इन चारों को क्या बल्कि इनके बॉस सुअर का भी कुत्ता बना सकता है। टेहुन का प्लान कामयाब हो चुका है अपने फादर को भड़काने का। ये चारों स्ट्रॉन्ग गैंगस्टर ये देखते हैं जब इस अकेले बंदे ने ही इनके सारे बंदों को मारा है तो ऑब्वियसली ये बुढ़ा ताकतवर होगा, इसलिए आपस में सारे गैंगस्टर एक दूसरे को सतर्क रहने के लिए कहते हैं। टेहुन हांशु को और ज्यादा भड़काने के लिए कहता है डैड वो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, वो आपको नाजुक बुढ़ा कह के बुला रहे हैं। हांशु कहता है तो यही वो हरामजादे हैं जिन्होंने तुम्हें और बाकी के बच्चों को किडनैप करा था और उनके ऑर्गन्स बेचने की और उनसे बुरे काम करवाने की सोच रहे थे। नंबर 3 का बंदा अपने सारे गैंगस्टर्स को कहता है लड़कों अपनी अपनी कुल्हाड़ियां निकाल लो, ये हमारे लिए एक चैलेंज होने वाला है। हांशु इन लोगों को देखते ही समझ चुका है इन्होंने पहले भी कई जाने ली हैं और टेहुन को पीछे हटने का इशारा करते हुए कहता है टेहुन इन लोगों को मेरे ऊपर छोड़ दो, ये लोग जिस चीज के हकदार है मैं इन्हें वो दूंगा। और बस टेहुन यही तो चाहता था। हांशु के ये कहते ही टेहुन जोशुआ को लेके यहाँ से भाग जाता है। जोशुआ भागते भागते टेहुन को कहता है अबे भाई तो अपने बाप को वहाँ पे अकेला छोड़ रहा है उन गैंगस्टर्स के बीच में, तू सच में एक नंबर का हरामखोर है जो अपने बूढ़े बाप को वहाँ पे छोड़ रहा है। टेहुन कहता है मैं वहाँ से इसलिए भाग रहा हूँ
क्योंकि मैं वहाँ पे मरना नहीं चाहता। अभी अपनी बातों से मैंने कुछ देर के लिए अपने फादर को धोखा दे दिया है, लेकिन उन्हें जल्दी ही पता चल जाएगा मुझे किडनैप नहीं करा गया था और उससे पहले हमें किडनैप करे हुए लोगों को छुड़वाना होगा। अगर मैंने अपने फादर को ये प्रूफ कर दिया कि मैं यहाँ पे लोगों की मदद करने आया था तो वो मुझे जाने देंगे, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं भी मारा जाऊंगा। इसलिए हमें जल्दी से सारे कैदियों को छुड़वाना होगा। दूसरी तरफ जो मार्क रू के 4 खूंखार गैंगस्टर हांशु को मारने आए थे, उनमें से एक के हांशु सर में लात मार के एक ही शॉट में निपटा देता है उसे। ये देख के बाकी के 3 गैंगस्टर्स के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, लेकिन इतने में ही हांशु भी समझ चुका है उसके बेटे ने उसे धोखा दिया है, इसलिए कहता है मुझे अब समझ आ चुका है, टेहुन सच में घर से भागा था और उसने मुझे झूठ कहा है। बच्चों चलो जल्दी से इसको खत्म करते हैं, क्योंकि इसके बाद मुझे अपने बेटे को भी सबक सिखाना है। मार्क रू गैंग का नंबर 2 का बंदा अपने मन में हैरान होकर बोल रहा होता है आखिर ये इंसान है कौन। लेकिन दूसरी तरफ टेहुन और जोशुआ को किडनैप करे गए सारे लोग मिल चुके हैं और वो सारे लोगों को जल्दी जल्दी यहाँ से बाहर भेजने लगते हैं। लेकिन टेहुन की नजरें बस उसी लड़की को ढूंढ रही है जिसको उसको सबसे पहले बचाने का टास्क मिला था, और जोशुआ ऐसे लोगों को बचाने वाला इंसान नहीं है, इसलिए कहता है आखिर साला तेरे साथ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं तेरे साथ यहाँ पे तेरी वजह से आया हूँ, कम से कम मेरी बातों का जवाब तो दे। इतने में ही वो लड़की जिसे बचाने का टास्क टेहुन को मिला है वो टेहुन के बगल से गुजरते हुए कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि टेहुन इसे घूरे जा रहा था। इसलिए लड़की कहती है क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। टेहुन कहता है आखिर साला मैं तुझे क्यों जानूंगा, अब जल्दी यहाँ से निकल ले नहीं तो तू पीछे रह जाएगी। इसी के साथ टेहुन को जो टास्क मिला था फाइनली वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक गैंगस्टर इस टास्क को पूरा नहीं होने देता, क्योंकि एक गैंगस्टर अचानक से आके लड़की का सर पकड़ लेता है जो भाग रही थी, और टेहुन को कहता है जल्दी आ, इससे पहले मैं इसकी गर्दन तोड़ दूं। टेहुन उछल के इस गैंगस्टर के ऊपर लात मार के लड़की को छुड़वा के कहता है मुझे तो लगा था हमने सारे छोटे मोटे गुंडों को ठिकाने लगा दिया, लेकिन टेहुन की लात से गैंगस्टर को कुछ नहीं होता, उल्टा वो टेहुन के एक पंच मार के उसको पीछे कर देता है, जिसे टेहुन समझ चुका है ये कोई छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं है, बल्कि इनके सामने खड़ा है मार्क रू गैंग का लीडर, जो इनको कहता है कम से कम तुम लोग मुझे अपना नाम तो बताओ, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे काफी ज्यादा परेशान करा है। मैं हूँ ग्योंगचोल मा, इस गैंग का लीडर। और टेहुन को जल्दी से इसको हराना होगा, क्योंकि इसको हराने में अगर उसने ज्यादा समय गंवा दिया तो जितने लोगों को उसने छुड़वाया है गैंगस्टर दोबारा से उन्हें पकड़ सकते हैं। टेहुन अभी अपनी सबसे ज्यादा खतरनाक वाली किक इस्तेमाल करने की सोचता है, जो कि है 1440 डिग्री वाली किक, और उछल के मोटे के एक लात मारते हुए कहता है क्या तुझे किसी ने मैनर्स नहीं सिखाए, हेलो बोलने से पहले कोई अपना इंट्रोडक्शन नहीं देता। इतनी ज्यादा खतरनाक लात खाने के बावजूद भी मोटे को कुछ नहीं होता, और टेहुन को कहता है बच्चे तूने मुझे सच में एक कदम पीछे कर दिया, कमाल है। टेहुन भी ये सोच के हैरान होता है आखिर इस लात से कोई कैसे बच सकता है। दूसरी तरफ हांशु ने सारे हाई रैंकिंग गैंगस्टर्स को हलवे की तरह खत्म कर दिया है, लेकिन फिर भी नंबर 2 का बंदा कराहती हुई आवाज में जमीन में पड़ा पड़ा कहता है हमारे बॉस ग्योंगचोल मा हमारे एक ऐसे लीडर है जिनके ऊपर हमें काफी ज्यादा गर्व है। हम लोगों के मुकाबले वो एक अलग ही लेवल पे है, उनके ऊपर नॉर्मल अटैक्स किसी भी काम के नहीं है। तुम्हें पता है जितने भी लोगों ने हमारे बॉस के साथ फाइट करी है क्या कहा है, उन्होंने कहा उन्हें लगा जैसे वो किसी हार्ड कॉन्क्रीट को हिट कर रहे हैं। आसान शब्दों में हमारे बॉस को हिट करने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो एक इंसान कम और जानवर ज्यादा है। अगर तुम्हारा बेटा हमारे बॉस के हत्थे चढ़ गया तो वो मारा जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं टेहुन इनके बॉस के पेट में एक लात मारता है, जिससे मोटे को कोई असर नहीं होता, उल्टा टेहुन के पेट में मुक्का मार के उसको पीछे कर देता है। ये देख के जोशुआ कहता है मुझे लगता है यही उन लोगों का लीडर है। मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, लेकिन इस बंदे को मुझे हैंडल करने दे। ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। लगता है तुझसे ये बंदा हैंडल नहीं करा जा रहा है, मुझे नहीं लगा था तो मुझे इससे लड़ने देगा। मैं तुझे इससे नहीं लड़ने दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये परफेक्ट है, मुझे अपनी चेन दे। जोशुआ सोच रहा होता है आखिर ये चेन का करेगा क्या। दूसरी तरफ हांशु भी सबको निपटा के टेहुन की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है टेहुन शियोंग आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की। मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ, तुमने अब भी कुछ नहीं सीखा अपनी गलतियों से। दूसरी तरफ टेहुन और मोटा साथ में एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं। मोटे को पता है टेहुन की लात से उसे कुछ भी नहीं होने वाला, इसलिए बेफिक्र हमला कर रहा है। बट टेहुन की लात पड़ते ही मोटे के निकलने लगता है खून, जिसको देख के मोटा खुद हैरान है। वो देखता है टेहुन ने अपने जूतों में चेन लपेट रखी है जिससे उसके खून निकला। टेहुन कहता है तू भी बाकी लोगों की तरह एक इंसान ही है, इसका मतलब तेरी स्किन को फाड़ा जा सकता है। ये कहते हुए टेहुन मोटे के ऊपर लगातार काफी सारी लातें बजा देता है, जिससे मोटे के खून निकलने में लगा हुआ है और उसको काफी दिक्कत हो रही है फाइट करने में। इसके बाद टेहुन घूमती हुई लात मारता है मोटे की ठुड्डी में, जिससे मोटे के कानों में घंटियां बज जाती हैं और वो बेहोश। मोटे को हराने के बाद टेहुन कहता है मेरे डैड मुझे मार डालेंगे अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया। इतने में हांशु टेहुन के पीछे ही आ जाता है और कहता है टेहुन शियोंग मैंने तुम्हें कहा था ना, झूठ बोलना घर से भागने से भी ज्यादा बुरी बात है। तुम अब मुझसे बच के नहीं जा सकते। अगर तुम किडनैप हुए थे तो मेरी टाइकोंडो वैन यहाँ पे क्या कर
कर रही है? तुमने जो करा है उसे रूल तोड़ना कहते हैं। तुमने एक रूल नहीं बल्कि काफी रूल तोड़े हैं, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक बात है। तुम अब काफी बड़े हो चुके हो और अपने फादर को ऐसे परेशान तुम्हें नहीं करना चाहिए। टेहुन कहता है मैं घर से मजे करने के लिए नहीं भागा था, मैं काम से भागा था। अब फालतू में इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट क्यों होते रहते हो? हांशु गुस्से में कहता है टेहुन शियोंग, तुम्हें पता भी है मुझे तुम्हारी कितनी ज्यादा चिंता हो रही थी। मेरी बातों का जवाब दो, आखिर तुमने ये क्यों करा? देखो डैड, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं घर से कोई मजे के लिए नहीं भागा था। मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर आप मेरे पीछे ऐसे क्यों पड़े हो जब अंत में सब कुछ सही हो चुका है। क्या तुम इस वक्त अपने फादर से जुबान लड़ा रहे हो? हाँ, लड़ा रहा हूँ। तो क्या लगता है तुम सच में चाहते हो मैं तुम्हें पनिश करूं। जरा मैं भी तो देखूं डैड, आप मुझे कैसे सजा देने वाले हो। अब यहाँ पे मुकाबला होगा आपका और मेरा, और जीतने वाला ही असली बाप कहलाएगा। हांशु अपने मन में सोच रहा होता है आखिर मेरे बेटे के अंदर इतनी ज्यादा अकड़ आई कैसे, वो अपने बाप से ऐसे कैसे बात कर सकता है। लेकिन फिर हांशु को अपनी जवानी के दिन याद आ जाते हैं और अपने मन में कहता है अरे हाँ, याद आया, इसको ये चीज मुझसे ही विरासत में मिली है। और इसी के साथ ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मन करे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। बाकी अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।